हम लोगों को बताते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अच्छा हमारे लिए विषय है कि आप हमें निःशुल्क हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। जय भीम, नमोबुद्धाय। तो जैसे जी आगे की जैसे जी माननीय संचालक जी, जी 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 मेरा एक 2 मिनट नहीं 5 सेकंड का अनुरोध था जी कि जी मैं सर। लखनऊ में हूँ जी और अभी मुझे 1-2 लोगों से मिलने जाना है। तो मेरा निवेदन ये था जी कि मेरी जगह जो अध्यक्षता का स्थान है वो आज मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब करेंगे। जी मैं जुड़ा रहूंगा आपसे, सुनता रहूंगा। जी जनाब। तो ये मेरा अनुरोध स्वीकार करें, जी सर। ठीक है? जी सर। और आगे की कार्रवाई चलाएं। धन्यवाद। जी सर। जी सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। जय भीम, नमोबुद्धाय। तो जैसे कि मुझे एक अभी सूचना मिली है, मैंने पढ़ भी लिया था कि हमारे भारती साहब ने अनुरोध किया था कि आज की अध्यक्षता जो है वो बादल सिंह बोध जी करेंगे, क्योंकि वो लखनऊ में हैं। धर्म प्रकाश भारती जी तो वो वहाँ बिजी हैं, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इसलिए मैं आज की अध्यक्षता की कार्रवाई के लिए बादल सिंह बोध जी को अनुरोध करता हूँ कि वो मुझे आगे की कार्रवाई करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। बादल सिंह बोध जी। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी, माननीय हमारे संस्थापक जी और आज के संविधान के वाचक आरसी धीमान साहब। आज उन्होंने सरल शब्दों में 2 अनुच्छेद पर प्रत्येक वाचन की तरह ये वाचन भी हमको समझाया है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। लंबे समय से जो हमारे अधिकार शिक्षा से हम वंचित थे, उनको रखने के लिए, हमें दिलाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास ज्योतिबा फुले साहब ने किए थे। जिस प्रकार धीमान साहब ने आज बताया कि किस प्रकार से हमें अधिकार ज्योतिबा फुले साहब ने दिखाए, मिलाए और दिए, एकत्रित रहने के संदेश दिए, उसको हम बाद में रखेंगे और अगला कार्यक्रम और हम कर लेते हैं। उसके बाद में अध्यक्षीय उद्बोधन मैं साहब की तरफ से रखने की कोशिश करूंगा। संचालक जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे उदय भान सिंह कुशवाहा जी जबलपुर से हैं, उनका नाम उदय भट्ट बौद्ध है, वो डॉक्यूमेंट्री बुद्धिस्ट हैं। उनका पुराना नाम है उदय भान सिंह कुशवाहा जी और डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से वो उदय भट्ट बौद्ध जी हैं। उन्होंने पूरा किया है कन्वर्सन ऐसा। तो मेरा अनुरोध है कि उनको समय दिया जाए, सारंग अमोरी जी को दिया जाए, फिर हम अध्यक्षीय उद्बोधन रखते हैं। हाँ, शुक्रिया बादल सिंह बोध जी। तो जैसे कि आज का जो विषय है हमारा कि बहुजन सफरनामा के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की जयंती पर चर्चा एवं संविधान वाचन। और संविधान वाचन तो हो गया है। और अब हमारी जो चर्चा होगी वो है नायक सफरनामा के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को। तो जैसे सभी को पता, सभी ने बता दिया कि हमारे जो ज्योतिराव फुले वो सामाजिक क्रांतिकारी के पितामह थे। और उन्होंने उनका जन्म जो है 28 नवंबर, उनका जन्म जो है 11 अप्रैल आज के दिन वो 1827 पुणे में हुआ था। तो उसी पर आज वो चर्चा जो हमारे वक्तागण करेंगे, तो मैं सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो आज के वक्तागण हैं, जैसे कि उनका नाम है उदय भट्ट जो उन्होंने मुझे नाम बताया, उदय भट्ट बोध जी। वो अपना जो पहले वक्तागण है वो ज्योतिराव फुले के बारे में हमें बताएं और उनके जीवन के बारे में हम सब लोगों को बताएं। उदय भट्ट सर बोध जी, वेलकम सर। वेलकम सर। सर मैं उदय भान सिंह कुशवाहा उदय भद्र बौद्ध। सर्वप्रथम मैं विश्वजनीन तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज जन्य समस्त महापुरुषों को वंदन करते हुए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सफरनामे में
इस सफरनामे की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती साहब और कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह गौत साहब और समस्त हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त जिलों के, नगर के, उन सभी को मैं अपने इस सफरनामे के दौर आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर समस्त आरबीएम में जुड़े सभी पदाधिकारियों सदस्यगणों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोक करता हूं और जयंती की शुभकामना देता हूं। जैसा कि मुझे आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा सफरनामे में कुछ विचार अपने रखने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर दिया गया है, तो निश्चित तौर से मैं अपना परिचय देते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक मैं सदस्य के रूप में अभी हूँ जबलपुर से, और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन चरित्रों पर प्रकाश डालने के लिए मुझे कहा गया है। निश्चित तौर से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल सन 1827 को पुणे की धरती में जन्म लिया और उनके जन्म के पश्चात उस कुशवाहा माली समाज से ओबीसी वर्ग से आते हैं। निश्चित तौर से 18वीं सदी में जो इस देश में अन्याय अत्याचार इस देश के मूल निवासियों पर हो रहे थे, कम उम्र में उन्होंने इस उच्च वर्गीय जाति से जीवन में एक ब्राह्मण के बारात में जाकर उन्होंने अपने सम्मान के प्रति जो ठेस पहुंचा, ठेस के माध्यम से जीवन में उन्होंने सीखा इस देश में मेरे साथ यदि इस सवर्णों के माध्यम से या इन उच्च वर्गीयों के माध्यम से हमारे समाज हमें फताया जाता तो हमारे समाज को कितना फताया जाता होगा, इस विषय को लेकर जब अपमानित हुए तो निश्चित तौर से उन्होंने इस देश के मूल निवासियों को, जब देश में घूम घूम कर उन्होंने देखा कि बहुत ही प्रताड़ित है, उन्होंने कम उम्र में, कम समय में, कम पढ़ाई में, शायद उन्होंने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई उस जमाने में किया था। उसके बाद आगे की पढ़ाई जो उन्होंने किया और साथ में उनकी जो शादी होती है, कम उम्र की लड़की, कम उम्र में उनकी भी थी सावित्रीबाई फूले से, और उन्होंने देखा कि इस देश में नारियों की स्थिति और साथ ही साथ इस देश में दलित शोषितों की स्थिति बहुत ही जानवर जैसी मान्यताओं के आधार पर जी रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाकर इस देश में 1 जनवरी 1848 को पहली प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले के अगुवाई में खोला, और इस देश में जब अन्याय अत्याचार जो कुरीतियां थी, चाहे वो जाति को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, और उस जमाने में तो शायद महिलाओं के लिए जो रीतियां होती थी, शादी ब्याह होते थे, उनकी एक बार शादी होती तो दोबारा यदि वो विधवा हो जाती थी तो उनको जीवन पर्यंत के लिए जीवित रहना पड़ता था, और वो विधवा महिलाएं जब अपना जीवन काटती थी उनके साथ बलात्कार अन्याय अत्याचार होते थे और वो गर्भधारण कर लेती थी, और वो जब गर्भधारण कर लेती थी उनके बच्चे पैदा होते थे। उन्होंने पहला काम किया स्कूल खोलकर नारियों को जागरण कर शिक्षा केंद्र खोला। दूसरा, उन्होंने बाल प्रतिबंधक गृह खोल करके जो विधवा महिलाओं के द्वारा पुत्र पैदा होते थे, जो उनको मार दिया जाता था, उन महिलाओं को अपमान भरी जिंदगी जीना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आइए हम आपको एक बाल प्रतिबंधक गृह खोलकर आपके इन पुत्रों को सेवा आपकी और आपके बच्चे की मैं करूंगा। यह पुनर्विधवा विवाह की परंपरा उन्होंने डाली,
और इस देश की समस्त महिलाओं को, सभी जातियों की महिलाओं को प्रेरित किया कि आप आइए, हम आपकी शादियां करेंगे दोबारा। आप विधवा हुई हैं, निश्चित तौर से उन्होंने बहुत सारा मतलब गर्वित काम किया, सम्मानित काम किया इस देश की महिलाओं के लिए, शिक्षा खोल करके, कुरीतियों को दूर करके। इस देश की महिलाओं को जब विधवा होती थी उनको मुंडन करा करके सारी जिंदगी उनको एक सफेद वस्त्र में रखा जाता था और उन्हें अपमान भरी जिंदगी जीना पड़ता था। निश्चित तौर से महात्मा फुले ने इस देश में आकर इस देश की दिशा ही नहीं, दशा ही नहीं, संपूर्ण देश का आईना बदल दिया। और ऐसे महापुरुष को निश्चित तौर से हम सबको बताने में, आज इस देश की जो मूलभूत सरकारें जो चल रही हैं इस देश में, ऐसे महापुरुष को आज दिनांक तक भारत तक देने के लिए सोचा भी नहीं। मिली तो बात की बात है, पर अब सोचा तक नहीं। तो निश्चित तौर से महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1 जनवरी 1848 के पूर्व स्थिति को देखते हुए उन्होंने जो किया और जो करके आए हैं, आज इस समाज को मिला। और उन्होंने जो इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी, शायद मेरे ख्याल से संपूर्ण देश में स्वतंत्र भारत के आज 70-72 साल बाद भी वो स्थितियां अभी 50% लागू हैं। तो कहीं ना कहीं महात्मा फुले को समझने वाले इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने महात्मा फुले को नहीं समझा। उसको समझाने के लिए हमें आप सबकी आवश्यकता है। महात्मा फुले के द्वारा लिखित ग्रंथों को, किसान का कूड़ा नामक जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, निश्चित तौर से देश का बहुजन समाज का हर व्यक्ति पढ़ लेगा तो निश्चित तौर से उनकी दिशा और दशा बदल जाएगी। उन्होंने समाज के लिए शोधक समाज की स्थापना कर इस देश में जो संस्कार के रूप में इस देश के मूल निवासियों को जो संस्कार दिया, और शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मान्यता दिलाई कि कोई जरूरी नहीं कि हम जो पुरानी पद्धतियों से शादी ब्याह होते हैं उसके द्वारा करवाएं। उन्होंने कोर्ट से, न्यायालय से मांग की कि हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जाकर हम दोनों परिवार के लोग खड़े होकर शादी लिखित रूप में करके आएंगे। उसकी मान्यता शायद महात्मा फुले ने दिलवाई है, जो आज दिनांक तक चली आ रही है। हम सभी उसका फायदा लेते हैं। निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के मूल निवासी समाज के लोग राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले के जो कारवा रुका हुआ है, जो शेष वंचित है, उसे पूरा करने के लिए जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से हो रहा है, और उसमें गति नहीं आ पा रही है। मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि जब मुझे सन 98 में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले के संबंध में जानकारी मिली, उस समय मैं एक संस्था चलाई थी। उससे प्रेरणा मिलकर 3 जनवरी 1999 को निश्चित तौर से जौनपुर में वो पहला संगठन था और पहली जयंती थी 99 की, और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले के संबंध में समाज ने जाना। और ठीक महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद 14 अप्रैल 1991 का एक महापुरुष आते हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा फुले को अपना गुरु मान करके इस देश में जो काम किया है, जिसके बदौलत हमारे लोग आप सभी जिंदगी जी रहे हैं। 14 अप्रैल को हमारी आपकी जयंती आने वाली है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यदि हम लोग इस देश में न लाए होते, या हमारे महात्मा जैसे ज्योतिराव फुले जैसे लोग महापुरुषों का यदि आचरण न मिला होता, तो शायद हमारी जिंदगी हमारे आज जानवर से बदतर होती। तो निश्चित तौर से हमारे महापुरुषों ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस देश में वर्ण व्यवस्था चरम पर थी। पेशवाओं के शासन काल में उन्होंने कितनी विभक्ति और क्रूरता के भरे इस समाज को देखा है। उस पीड़ा को सर्वस्व जीवन महात्मा फुले ने अपने पति और पत्नी को कितना कष्ट सहना पड़ा, शायद हम सभी जुड़े हुए साथी सभी जानते हैं। पर हमारा ये समाज जिन महापुरुषों से अवगत नहीं है, उनको अवगत कराना हमारा आप सभी का कर्तव्य है। हम आप आज अपने जिंदगी के लिए जीते हैं, अपने बच्चों परिवारों के लिए जीते हैं, पर इन महापुरुषों ने इस देश के समस्त 85% मूल निवासियों के लिए जिया है। यहाँ तक कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले ने तय किया कि हम इस देश में जितने प्रकार से सताया हुआ हमारा समाज है, यदि गर्व मुझे सच्ची सेवा इस देश की करना है तो मुझे बच्चे पैदा नहीं करना होगा। निश्चित तौर से उन्होंने अपने जीवन में अपने पत्नी से एक भी बच्चे पैदा नहीं किया, और उन्होंने कहा कि जो 1 जनवरी 1848 के माध्यम से स्कूल खुला महिलाओं के लिए, उसमें
सभी महिलाएं में जो जितने भी स्कूल खुलेंगे और जो स्कूल में बच्चे आएंगे वो मेरे बेटे होंगे। और सावित्रीबाई फुले ने जब प्रतिबंधक गृह खोल करके जो उसमें एक ब्राह्मणी विधवा के जन्म से कोख से जन्म लिया बच्चा, जिसको यशवंत डॉक्टर यशवंत राव के नाम से जाने गए, उन्होंने उनको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बनाने के बाद उन्होंने सत्यशोधक समाज महात्मा फुले के जाने के बाद जो काम किया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कर बाबा महात्मा ज्योतिबा फुले तो काफी कुछ काम किए। इसके बाद जब चले गए तो इसके बाद भी उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने उस कार्य को संभाला। और संभालने के बाद डॉक्टर यशवंत ने भी बहुत सारे काम किए। और उनके बाद जो हमारे भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, जिन्होंने अपना उनको गुरु माना, गुरु मान करके आज हमारे देश में जो भारत का संविधान जैसे लिखने का जो मौका मिला था, हमारे 85% लोगों को जो अधिकार दिया, उस अधिकार के प्रति हम लोग जो जग कर यहाँ खड़े हुए हैं, हमारा आप सभी कर्तव्य है कि अब बाबा साहब के सपने को साकार करें। बौद्ध में भारत बनाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के बगैर इस देश की मूल निवासियों की जो स्वतंत्रता है उसको बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही अंधविश्वास पाखंडवाद में ग्रसित है। उसके ग्रसित रहते इस देश की स्वतंत्रता बहाल नहीं हो सकती, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कार के क्षेत्र में हो। महात्मा को आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, बौद्ध धर्म के संस्कारों के माध्यम से इस देश के वासियों, मूल निवासियों को जगाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्व महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके जो संस्कार उन्होंने दिया था कि कोई तेरवी नहीं होगी, कोई बरसी नहीं होगी। इस समाज के उस दुख भरे क्षणों में हम सत्यशोधक समाज के नाम पे एक शोक सभा करेंगे। वो आज हम लोगों ने अपने प्रयास से, हम लोग भी यहाँ लगे हुए हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज इन कुरीतियों को दूर कर शुद्ध बाबा साहब के विचारों पर महात्मा फुले के सत्यशोधक की जो परंपरा है, सत्यशोधक की सत्य की खोज करके इस समाज को कैसे तन और मन धन से मजबूत किया जाए, उसकी व्यवस्था सन 1848 से शुरू कर दी थी उन्होंने। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए, मुझे समय कितना दिया गया मुझे नहीं पता। अब मैं चाहूँगा संचालक महोदय मुझे सारा समय बता दे, मैं उसके समय के अनुसार थोड़ा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आदरणीय संचालक महोदय। हेलो, 2 मिनट और बोल सकते हैं, 2 मिनट के लिए। तो साथियों, मुझे 2 मिनट का समय और दिया गया है, तो मैं बस यही कहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, अन्य संगठनों के माध्यम से भोजन होता है, भोजन सुखाए का जो कारनामा है, भोजन महापुरुषों का सफरनामा है। हम सभी अपने साथियों के माध्यम से जुड़ करके इस कारनामे को पूरा करने की कोशिश करें। साथ में खास तौर से महिलाएं, हमारे बीच में पढ़ी लिखी महिलाएं इन संगठनों से भी जुड़ नहीं रही, प्रयास में लगे हुए हैं। पर जब तक इस सफरनामे की जो बात है, महापुरुषों की जो चर्चा है, जब तक महिलाओं तक नहीं जाएगी, शायद ये हमारा आपका ये संगठन या हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बाधक बनी रहेगी। हमारा आपका दायित्व है कि आइए हम सभी देश की पढ़ी लिखी महिलाओं को, बहुजन समाज में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको निकालें, और उनके माध्यम से भी मैं तो धन्य कहता हूं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय धर्मप्रकाश भारती साहब ने बहुत अच्छा सफरनामा शुरू किया है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है। और जो लोग जुड़ करके सुनते हैं बातों को, हमें तो खास तौर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कहा था कि मैं थोड़ा सा सकारात्मक कुछ कार्यों में लगा रहता हूं और जन जागरण काम मैं करता हूं, मगर पहले सकारात्मक कार्य मुझे ज्यादा भागते हैं, उनसे थोड़ा समय कम निकाल पाता हूं। फिर भी मैं अपने हिसाब से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम पूर्व से करता आ रहा हूं, क्योंकि इस सफरनामे में सभी महापुरुष आते हैं जिन्होंने बहुजन समाज जन्म लेकर के, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा फुले हो, चाहे गाडगे साहब हो, चाहे बहुत सारे महापुरुष हैं, उदा देवी पासी हो, झलकारी कोरी हो, इन सभी समाजों में जाकर के हमें आपको कहीं ना कहीं एक जो पुस्तक होती है, जो ग्रंथ होता है, जब तक इनके घरों में हमारे ग्रंथ नहीं छूटेंगे, जब तक घरों में ग्रंथ नहीं जाएंगे, इन महापुरुषों की विचारधारा सुनने भर से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह समाज सुनकर भूल जाता है।
हमने लगभग 99 से लेकर के लगातार 2018 तक की जयंती जितनी मनाई है, 400-500 लोग इकट्ठा किए हैं और 400-500 लोग आकर के सुन करके, ये बात जरूर है कि 100-200 लोग ऐसे हो गए हैं, 300 ऐसे लोग हो गए हैं जो इन महापुरुषों के चेतना को समझ करके बराबर वो जयंतियों में शामिल होते हैं, बराबर वो कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हाँ, बात यह जरूर है कि उनके पास तक लिटरेचर हमारा अभी नहीं पहुंच पा रहा है जैसे चाहिए था। पर एक प्रयास मैं किया हूँ कि हमारे माध्यम से ये हमारी जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की महिलाओं के पास जो जाने का एक माध्यम जो मैंने बनाया है, इस पुस्तक को, और किसान का कूड़ा नाम पुस्तक है जो उनको मैं बांटने का काम शुरू किया हूँ। तो इसी विषय को लेकर के मैं ज्यादा कुछ ना बोलूंगा। अपने आज हम सभी जुड़े वेबिनार में साथियों को, हमारे संचालक महोदय अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय हमारे बादल सिंह गौड़ साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय चले कहीं विशेष कार्य चले गए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सफरनामे का काम शुरू करके आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत सार्थक काम किया है। और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर सभी को पुनः मैं जयंती की शुभकामना देता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं उदयभान सिंह पुदा, उदय भद्र बौद्ध, आप सभी का आभारी रहूंगा। साधु 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 साधु। संचालक धन्यवाद। राम प्रताप कुर्मी साहब जुड़े हैं, 10 मिनट का समय उनको भी दीजिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर। राम प्रसाद कुर्मी जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर उदयभान जी, तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और आपके जो पितामह ज्योतिबा फुले के बारे में जो आपने बताया, वो बहुत ही एक इमोशनल अटैचमेंट थी आपकी। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े रहें और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को और चार चांद लगाए। तो जय भीम नमो बुद्धाय। तो अब मैं आगे, जैसे मुझे पीछे से हुक्म हुआ है कि कुर्मी साहब को 10 मिनट का टाइम दिया, तो कुर्मी साहब को मैं निमंत्रण देता हूँ। कुर्मी साहब वेलकम, और हमारे ज्योतिबा फुले के बारे में हमें जानकारी दें। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। सर, भारत रत्न, बोधिसत्व, विश्व रत्न, ये सारी चीजें बाबा साहब के पास ज्योतिबा फुले के मार्गदर्शन में ही हासिल हुई। और उनका जो समता मूलक समाज की विचारधारा का जो सिंबल था, जो पैटर्न था, उसी पैटर्न पे बाबा साहब ने आगे काम किया है। और ऐसे महामानव के लिए मैं अपना पूरा नमन करता हूं, और उनको उनकी विचारधारा को पुस्तकों के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हूं। लेकिन अभी केवल 2 जिलों में हमारा काम चलता है। कोई ना कोई तरीका सबके पास अलग अलग है। देखो, ये देखो आप यहाँ पर, ये पूरा अलमारी भरी पड़ी होगी। देखिए, आप अभी बात करी थी कि किताबों की कमी, साहित्य की कमी, लिटरेचर की कमी। मैं अपनी तरफ से ये बुलाता हूँ, स्वैच्छिक रूप से जिनको जितना देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज मैं ही भेजता हूँ। मैं पहले जहां भी अधिवेशन, कन्वेंशन होते हैं, या जहां भी मुझे विचारधारा की किताब मिलती है, वो सारी किताबें मैं खरीद लेता हूं और लोगों में वितरण करता हूं पिछले 8-10 साल से। अभी मैंने जयपुर के बुद्धम प्रकाशन से ML परिहार साहब से विपश्यना और ये आपके संविधान और लाइफ एंड मिशन बाबा साहब का, तो बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये करीब मैंने 10-11 हजार की किताब अभी बुलवाई है, जिसमें से हमने अभी 4-5 हमारे मेंबर्स को हमने अभी दी है। उसमें से एक मेंबर ने पैसा भी दिया मुझे, 500 रुपए। तो थोड़ा बहुत ऐसा कि 10,000 की किताब में डिस्ट्रीब्यूट यदि घर तक पहुंचाने की किसी की कोशिश करता हूं, तो वो में अगर हमें 10,000 में से 2-5 हजार मिल जाते हैं तो मैं मना नहीं करता। ये मेरी कोशिश रहती है। और पूरा जीवन, अब चूंकि मैंने देखा बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी सोच है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं लोगों की। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, मन और उसके विचार, परिस्थिति जन्य अलग अलग होते हैं। लेकिन जो ये फुले अम्बेडकरी मिशन
का कहना चाहिए औषधि या अमृत पान थोड़ा सा भी कर लेता है तो फिर वो जीवन तो जितना कर पाए, लेकिन पूरे जीवन भर खुद तो मतलब खुद का कल्याण तो कर ही लेता है, लेकिन उससे विचलित नहीं हो सकता, उससे हट नहीं सकता। ये यथार्थ है सब, ये यथार्थ है। और इसी कारण अभी हमने ये देखा है, इसी कारण हमने अभी तक कम से कम कुछ नहीं तो 1000 लोगों को इस विचारधारा से अवगत कराया, लोगों को जोड़ा। मुझे बहुत कुछ मिला तो मैंने लोगों को देने की कोशिश की उसी तरीके से कि मुझे कैसे मिला। अब ये प्रयास जारी रहेगा। अभी 30 अप्रैल और 1 मई को सांची भी हमारा दल पहुंचेगा। हम लोग 2-3 जीपों से जाएंगे। यदि मान लो कहीं ड्यूटी वगैरह नहीं रही तो हम लोग शिक्षा विभाग में हैं, हमारा ग्रुप है, आज 4-5 लोग और जुड़े भी हमारे साथी, हमने उनको अनुरोध किया था। तो सर मेरे कहने का मतलब है कि इतना अजीब इतना अच्छा रिजल्ट है इस मिशन पर काम करने के लिए। अगर इसमें ब्राह्मण लोग भी काम करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बता रहा हूं मैं। अभी मैंने एक ब्राह्मण एक श्रीवास्तव को विपश्यना की किताब दी थी और कुछ मिशन पर चर्चा भी की थी, इंसानियत के, मानवतावाद की, सब बताया मैंने, सारे धर्मों की बात करी। और सब धर्मों से मैंने कहा मेडिटेशन खुद का धर्म है, खुद के शरीर का, खुद के मन आत्मा का, सारी चीजों का, कुशल कर्मों का, अकुशल कर्मों का पहचानने का ये जो मिशन है, ये जीवन जीने की शैली है, इस पर हम सबको काम करना चाहिए। तो उनने सराहा, उनने वो पूरी किताब पढ़ी। तो जो सत्यता है, जो यथार्थ है, जो बुद्ध ने कहा यही पश्च को, तो जो बात कही है, जो यथार्थ है, वो वास्तव में वो तो 100% 100 आने सत्य होता है। जो भी उसे ग्रहण कर लेगा वो कहीं ना कहीं काम तो करेगा। लेकिन जो कुछ लोग केवल सुन के थोड़ा बहुत गुन लेते हैं, तो इसलिए कि ना उनका स्वाध्याय है और ना वहां तक हमारे मिशन के लोग समर्पित भाव से पहुंच पा रहे हैं, और कोई बात नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, लिटरेचर पर, मतलब हमारे साहित्य पर और दूर टू दूर जाने पर जितना ध्यान देना है, और उससे कहीं कमतर नहीं, स्वाध्याय पर ध्यान देना है। स्वाध्याय पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, A to Z हमें जानकारी नहीं होगी, जब तक हम उस चीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। लोगों के पास में जैसे हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, लेकिन व्यवहारिक प्रतिरूपण तभी हो पाएगा जब थ्योरेटिकल पढ़ोगे। तो पढ़ने पे भी 1-आध घंटे का वक्त देना चाहिए। और वो एक बात और है कि संडे का जो समय है वो हमारे ही महापुरुषों की छुट्टी मिल रही है मिशन पे काम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, कैडर लगाने के लिए। तो हम यहाँ जोड़ते हैं लोगों को, तो वो तो मैक्सिमम लोग एंजॉय करने की बात करते हैं संडे को, जबकि बात ये है कि मिशन पे काम करना है। लेकिन वो देर सवेरे अगर समर्पित भाव से किया जाए तो लोग तैयार होते हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसका पालन भी करते हैं। और अभी आप अंदाजा लगाओ, आज से 10 साल पहले हमारे जो भी तरीके हैं, चाहे बौद्ध महासभा हो, चाहे वामसेप के कार्यक्रम हो, चाहे जो भी फुले अम्बेडकरी मिशन के लिए या बहुजन समाज की विचारधारा के लिए या लोगों के उत्थान के लिए, समता मूलक के लिए प्रयास कर रहे हैं, अन्य माध्यमों से, अन्य संगठनों से, तो सब कर रहे हैं। वो तो रास्ते अलग अलग हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले जो पोजीशन थी और आज जो पोजीशन है, आप और हम सब एक उम्र के मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं, कितना चेंजेस देख रहे हैं। हम जैसे लोग हैं, जब तक कहना चाहिए कि बहुत सारी मनुवादी स्थितियों की पूजा पाठ नहीं कर लेते थे, जब तक हम किताब नहीं उठा पाते थे। लेकिन आज ये है कि हम हजारों लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ो, तो पढ़ो, इसका पैसा नहीं लगना, पढ़ो इसको, इसका पालन करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें खुद लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा, इसको यदि आप आत्मा से, मन मस्तिष्क से पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत सारे धर्म है, हम सबका सम्मान करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन विचारधारा जो आइडियोलॉजी है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो है जो, जैसे कहते हैं ना कि बाहर लोगों को पहचानना, बाहर लोगों को समझना, परखना, इसके लिए हम पूरा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन ये जो मिशन है, इसकी जो थीम है, जो थॉट है, वो ये है कि
बाहर को परखना तो आसान है, पूरा जीवन जन्म से मृत्यु तक परखने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो मिशन है, एक एक शब्द इस मिशन का, एक एक विचार खुद को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, खुद को पहचानने के लिए। और जब आदमी खुद को पहचान लेता है तो वो अपने आप अपने अंदर पशुवत स्थिति तो कम से कम, पशुवत सोच तो कम कर लेता है, इंसानियत का कुछ तो सोपान पा पाता है। और यही मोक्ष मानता हूं मैं, यही मुक्ति मानता हूं। और सर मैं ज्यादा बोला हूं या हटके बोल दिया हो कुछ तो मुझे सब क्षमा करिएगा। आप सबने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, बहुत हृदय से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। अब आपने बोलने का मौका दिया तो अब मैं एक हफ्ते और ज्यादा काम करूंगा। मुझे भी संबल मिलता है कि हम तो काम कर रहे हैं बहुत वर्षों से, करीब 15 वर्ष हो गए होंगे, हल्के रूप में कर रहे थे। हमारी पत्नी भी लगी रहती है, हमारी ससुराल में भी हमने लोगों को दिन भर वो केवल पूजा पाठ में लगे रहते थे, अब वो पढ़ने में लगे रहते, बच्चे भी। तो ऐसा मैंने 2-3-4 जगह किया, उसका हमें दंड भी मिला। अब समझ गए होंगे जो प्रतिक्रांति वाले लोग हैं उनके द्वारा मुझे नुकसान भी पहुंचा, और उस नुकसान की वजह से आज मैं थोड़ा सा काफी दूर हूं अपने क्षेत्र से, अपने जिले से मुझे दूर कर दिया गया। खैर वो सब चीजें चलती रहती हैं। आप सबका साथ, आप सबका विचारों का स्नेह जो मिल रहा है यही मुझे पर्याप्त है। और जिस दिन ओबीसी समाज, मैं ओबीसी में आता हूं, जिस दिन ओबीसी समाज का 10% लोग जागरूक हो जाएगा उस दिन तो सब हो जाएगा जो हम लोग चाह रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद जी सर। जी आपने बहुत जानकारी दी है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक होते हैं ना, जो टीचर होते हैं हमारे, दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। जी सर। सोसाइटी की एक बैकबोन होती है, और जो टीचर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है या जो समाज को वो लेसन दे सकता है, तो वो उसकी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमें जो बात करनी है, हमें अपने मिशन पर बात करनी है, जो बाबा साहब का मिशन है उस पर बात करनी है, जो बुद्ध का मिशन है उस पर बात करनी है। हम जो मनुवादी जो हमारे विचारधारा है उसमें हम कभी भी नहीं उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो एक ही मिशन है कि हम महात्मा बुद्ध का मिशन लेकर चल रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन लेकर चल रहे हैं। तो जो इस मिशन को हमने आगे बढ़ाना है, जो राष्ट्रीय बुद्ध महासभा है, इसको आपने इसके साथ जाना, इसका साथ दोगे तो हम जो हमारा मिशन उस पर से सक्सेसफुल हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की कड़ी को लेते हुए मैं आगे के जो हमारे वक्तागण है वो है मान्यवर सारंग आम्बोरे जी नवी मुंबई से। तो अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूं कि वो आए और अपने जो विचार राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के बारे में वो हमें बताएं। मान्यवर सारंग आम्बोरे जी। जय भीम साथियों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छे से सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लगातार बहुजन सफरनामा के कार्यक्रम के द्वारा बहुजन नायकों ने जो कार्य किए हैं, जो मार्ग हमें दिखाए हैं, उस मार्ग को हम अपने लोगों तक पहुंचाने का काम इस माध्यम से करते हैं। इस कड़ी में आज 11 अप्रैल ज्योतिराव फुले जी का, जिनको हम राष्ट्र पिता के रूप में जानते हैं, उनकी आज जयंती है। और इस जयंती के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं साथी। उसके बाद प्रबोधनकार प्रोफेसर आरसी धीमान जी, प्रास्ताविककर्ता माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और मेरे पूर्व जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा ऐसे उदयवान कुशवाहा जी जो जबलपुर से आते हैं। उसके बाद में संचालनकर्ता ई रमेश चंद्र बंगोत्रा जी और हमारे सभी साथी।
साथियों, हम उदयभान कुशवाहा जी से जान चुके हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या कार्य किए हैं। तो उसी कड़ी को मैं बहुत ज्यादा दोहराना नहीं चाहता। मैं थोड़ा अलग विषय पर, जो फुले जी ने जो कार्य किए हैं, उस कार्य की जो सफलता उनके समय में उन्होंने प्राप्त की थी, और उनके जाने के कुछ समय बाद में उनकी विचारधारा को चलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो फुले जी को अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने चलाई। परंतु बाबा साहब फुले जी के एक लायक शिष्य रहे और उन्होंने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। पर दो तीन विषय पर मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो परिचय उन्होंने, क्या नाम है, पहले वक्तागण ने दिए हैं। उनके कार्य के बारे में अगर हम बताना है तो सबसे पहला जो कार्य होता है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने शिक्षा, ये मुख्य हथियार के रूप में हम लोगों को समझाया है। शिक्षा, क्योंकि बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक जितने संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमारे दुख का कारण ज्ञान बताया है। मतलब जो हमारे पास नहीं है, मतलब हमारा अज्ञान बताया है। तो ऐसे में महात्मा फुले जी भी जब उन्होंने पढ़ाई कर ली, जब उन्होंने अभ्यास कर लिया, तो उनके समझ में एक बात आ गई कि जो हमारे लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, जो भारत के जो मालिक है, उस समाज में अज्ञानता बहुत है। और जब ये लोग ज्ञानी हो जाएंगे तो इनका भला हो जाएगा, ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए महात्मा फुले जी ने सबसे पहला जो काम किया वो शिक्षा के क्षेत्र में किया, और वो इतने तेजी से किया कि लगभग 2 साल में 18 स्कूल उन्होंने चालू कर दी, और उसमें 3 तो लड़कियों की स्कूल चालू कर दी। क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कार जो हिंदू धर्म में होता है, जो संस्कार की वो बातें करते हैं, जो हम उसको पाखंड कहते हैं, वो पाखंड का जो कैरियर है वो महिला ही होती है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले महिलाओं का जो शिक्षा है वो उनको देने की कोशिश की। तो सबसे पहले जब वो, जैसे बाबा साहब जब हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, तो लड़ाई लड़ते समय उनका जो टकराव हुआ, उनका जो संघर्ष हुआ, वो किसके साथ हुआ? तो उनका जो संघर्ष हुआ है वो है ज्ञान विज्ञान विरुद्ध अज्ञान, ज्ञान विज्ञान विरुद्ध अज्ञान। मतलब हम लोग अज्ञानता से हमारा बेकार हाल है, और हमारे अज्ञानता के कारण ही जितने भी दुख और पीड़ा हमें मिली है वो अज्ञानता के कारण मिली है। अच्छा, फिर है हम अज्ञान हुए कैसे? तो हमें जानबूझकर अज्ञान रखा गया। हमारी सारी पीड़ा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से नष्ट हो जाती है। मतलब महात्मा फुले जी ये समझते हैं कि अगर मैं समाज में जाकर शिक्षा का महत्व समझाता हूं, स्कूलें चालू कर देता हूं, तो लोगों में ज्ञान आ जाएगा और उनकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो दुश्मन बहुत ही विकृत है, वो बड़ा ही हिंसक है,
और वो जब हम पर अत्याचार करता है, जब हम पर जब अन्याय करता है, जब हमको पीड़ा देता है, तब ये देख कर देता है कि सामने वाला अज्ञान है, गरीब है, लाचार है, उसको पीड़ा देता है। आज भी हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन लोगों पर ये विकृत और हिंसक जो ब्राह्मणी विचारधारा के लोग हैं, वो उन पर अत्याचार नहीं कर सकते। और इसीलिए महात्मा फुले जी कहते हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो अज्ञान है, और अगर मेरे लोग जो है अगर ज्ञानी हो जाएंगे तो इनकी जो पीड़ा है ये पीड़ा खत्म हो जाएगी, पीड़ा नहीं रहेगी। मतलब हमारा जो टकराव है वो अज्ञानता से है। तो हमारे समाज में हमें ज्ञान के बीज बोना है। अभी ये जो बात है महात्मा फुले जी की हम जब बात करते हैं, तो जब मैंने देखा बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक जितने भी संतों ने कार्य किया, उन्होंने हमारे लोगों को शिक्षित करने का काम किया, यानी कि हमें बताया कि तुम्हारी जितनी भी पीड़ा है, जो दुख और दर्द है, उसका प्रमुख कारण तुम्हारी अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को अगर हमको मिटाना है तो हमें स्कूल में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हायर एजुकेशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि हमारी सारे महापुरुषों की भूमिका मुझे एक जैसी लगती है, वो रास्ता हमें उन्होंने दिखाया। पर मैं ये आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि ये जो ज्ञान का मार्ग है, यही मार्ग हमें सारी पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है। जब हमारे इतने महापुरुषों ने, संतों ने ये बात हमें समझाई है, इसके बावजूद भी हमारा 85%, तो क्या मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा जो भारतीय मूल निवासी जो लोग हैं, वो हजारों साल से पीड़ित है। तो क्या इनको किसी महापुरुषों की बात समझ में नहीं आती? क्या ये समझना नहीं चाहते? क्या भारतीय मूल निवासी लोग जो है इतने निर्बुद्ध है कि कोई महापुरुष आता है, वो अपनी सारी जिंदगी देता है, आपका परिवार समाज के लिए लगाता है, और ये लोग एक बार सुखी हो जाते हैं, समाज सुखी जब हो जाता है, और फिर वो अपने ही घमंड में रहकर फिर सारी चीजें भूल जाते हैं और फिर वो अज्ञानता में चले जाते हैं। बुद्ध ने भी तो यही किया था। उनके पहले जो चारवाक हुए थे, उन्होंने भी यही किया है। फिर जब वहां से वो किया, यहाँ महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में संत नामदेव हुए, उन्होंने भी वो किया है। महाराष्ट्र में बहुत सारे संतों के नाम आते हैं। संत तुकाराम महाराज जो 16वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने भी तो बहुत सारी गाथाएं लिखी, और सारी गाथाएं जो है ब्राह्मणवादियों ने, चंद्रभागा नामक ये नदी है यहाँ पर, उसमें डुबा दी। मतलब उन्होंने उनका सारा साहित्य नष्ट कर दिया। जब हमारे लोगों ने, हमारे जो उद्धार करता है, उन्होंने कहा, बार बार कहा, अनेक महापुरुषों ने कहा, इसके बावजूद भी हमें आज भी लोगों का प्रबोधन करना पड़ रहा है और लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही। और सारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसका जो मुख्य सूत्र है, वो इसी के आसपास में चलता है। फिर बार बार हम असफल क्यों हो जाते हैं, और वो 3.5% जो लोग हैं वो बार बार सफल क्यों होते हैं? हम लोग असफलता के शिकार क्यों होते हैं? इसके कुछ कारण भी यहाँ पर है। जैसे महापुरुषों का जो टकराव हुआ है, वो जिनके साथ हुआ है, वो लोग बहुत ही विकृत है, हिंसक है, मैंने जैसे कहा। अभी जब हिंसक है और विकृत लोग हैं, तो ये पागल लोग हैं। जब ये पागल लोग हैं, तो इनके लिए कोई नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर किसी भी प्रकार से उनको उस सत्ता तक पहुंचना है और सत्ता का उपभोग उनको लेना है।
उनके लिए मानवता, इंसानियत, इन शब्द का कोई महत्व नहीं। वो जब किसी पीड़ित को पीड़ा देते हैं तो उनको आनंद आता है, क्योंकि विकृत लोग हैं। जैसे कुछ लोग गाने गाकर खुश हो जाते हैं, कोई डांस करके खुश हो जाता है, ये लोग जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उन पर अत्याचार करके खुश हो जाते हैं। जब ये सत्ता में आ जाते हैं, जब ये प्रबल हो जाते हैं, तो ये हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं, छीनते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो हमारे विचारों के लोग हैं वो आज भी पीड़ित है। शाहू महाराज जी ने काम किया, महात्मा फुले जी ने काम किया, शिवाजी महाराज ने काम किया, सबसे बड़ा काम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने किया। इस देश को संविधान दे दिया, कानून दे दिया कि ऐसे देश को चलाया जाए। पर जब ये संविधान जब विकृत लोगों के हाथ में चला जाता है तो नैतिकता की कोई वहां बात नहीं रह जाती है। फिर वो लोग अनैतिक रूप से, जैसे डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और आज जो है वो सत्ता में बैठे हैं और उसका पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर हम बार बार असफल क्यों होते हैं, इस पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा चिंतन होना चाहिए और हम कायम स्वरूपी हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है, ये कभी भी उनका पराजय न हो, इसके लिए हमें एक रास्ता ढूंढना होगा। क्योंकि कोई भी जब भाषण होता है तो भाषण करने के लिए कोई भी वक्ता आता है तो बुद्ध के सामने शांति के मतलब शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध ऐसे कहा जाता है। तो ठीक है, ये तो नैतिकता की बात है, शांति रहनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। और हम लोगों को बताया जाता है कि भाई इस मार्ग से आपको चलना है, बुद्ध के मार्ग से चलना। पर हमारा जो टकराव है वो धर्म से नहीं है। हम धम्म के मार्ग से चलते हैं और वो लोग धर्म के मार्ग से चलते हैं, क्योंकि उनका जो मार्ग है वो राजनीति है। तो राजनीति का जो मुकाबला है वो धम्म नहीं कर सकता। राजनीति का मुकाबला राजनीति से ही करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि धम्म के मार्ग से अगर हम चलते हैं तो फिर वो शांति का मार्ग हो जाएगा। फिर हमारे लोगों का जब रक्षण करना होता है तो फिर हम अनैतिक मार्ग से नहीं जा सकते और हमें जाना भी नहीं, अनैतिक मार्ग से जाना भी नहीं है। परंतु उनको जीतने के लिए, क्योंकि वो लोग विकृत है, वो पागल लोग हैं, वो हिंसा करते हैं। जो क्षत्रिय इस देश में आज बड़े पूरे भारतवर्ष में हम क्षत्रिय है चिल्लाते हैं। महात्मा फुले जी अपने गुलामगिरी नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि उनके जो भगवान परशुराम है, इन्होंने इन क्षत्रियों का नाश किया था। वो भी 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 21 बार किया था। फिर ये कहां से पैदा हो गए? जब शास्त्रों में लिखा है तो कहां से पैदा हो गए? तो हमें इस बात पर नहीं जाना है, परंतु ये बातें जो है हमें जो ज्ञान इसका होना चाहिए, इनके साथ हमें जब लड़ना चाहिए तो ये हमें राजनीति से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। धम्म के मार्ग से हमारा जो जीवन है वो बड़ा सुखी हो सकता है, लेकिन हमारे हाथ में जब तक सत्ता नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें धम्म के मार्ग से ही, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जब आंदोलन चलाते थे
तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए, जैसा एजुकेशनल मूवमेंट उन्होंने चलाई, सोशल मूवमेंट उन्होंने एक साथ चलाई, धम्म की बातें भी उन्होंने बताई, यानी कि उन्होंने ऐसी कोई बात पीछे नहीं छोड़ी। और सारे जो आंदोलन है एक साथ उन्होंने चलाए। और ये सारे आंदोलन जब हम एक साथ चलाएंगे तब हम आगे जा सकते हैं। महात्मा फुले जी का भी टकराव ऐसे ही विकृत लोगों से हुआ, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि उनको एक बारात से सबके सामने उनका अपमान करके वहां से भगा दिया गया। सखाराम परांजपे एक ब्राह्मण उनका दोस्त था, क्योंकि महात्मा फुले जी भी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं थे, वो काफी अमीर घर से हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय में महात्मा फुले जी ने यहाँ पे बहुत बड़े जो सिविल वर्क होते हैं, जैसे बांध बड़े बड़े ब्रिज को तैयार करना, ये काम महात्मा फुले जी के पास में कॉन्ट्रैक्ट में होते थे। मतलब उस समय में बहुत बड़े वो व्यापारी हुआ करते थे, और इसीलिए वो एक साल में 17-18 स्कूलें तैयार कर चुके थे। हम अपना घर चलाना हमें मुश्किल हो जाता है, और वो इतनी स्कूलें अपना सारा पैसा लगा करके तैयार करते हैं, और उनकी सीधी भिड़त जो है इस विकृत लोगों से होती है। इन विकृत लोगों से, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा विकृत लोग यहाँ महाराष्ट्र में बसते हैं। जी समय का ध्यान रखना सर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। और ये जो टकराव है उनके साथ उनका हुआ है, और महापुरुषों की जीत उनके समय में हुई है, परंतु महात्मा फुले जी के जो शिष्य बाबा साहब थे, उन्होंने वो लायक शिष्य थे, उन्होंने उनका आंदोलन आगे बढ़ाया और सफल हुए। अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ाएं, और इस कड़ी के लिए हमें सभी लोगों को थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। और आज परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि सत्ता की सारी अधिकार जहाँ पे केंद्र होता है वो सारे के सारे उन लोगों के हाथ में है, और इसीलिए हमें ये सोचकर चलना होगा, हमें एक्शन प्लान बनाना होगा, हमारे लोगों को सूचित करना पड़ेगा, उनको रास्ता बताना होगा, और हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा जो टकराव है ये निर्बुद्ध लोगों से है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई नैतिकता है, ना तो कोई इस प्रकार की मानवता है। ऐसे लोगों के साथ हमारा टकराव है, और उनके साथ टकराव में हम तब सफल हो जाते हैं जब हमारे लोग जो है थोड़े ज्ञानी हो जाते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा फुले जी के जयंती के उपलक्ष्य में आप भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो जितनी भी समितियां हैं उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, और मुझे मेरा वक्तव्य रखने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर से सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सारंग जी।